क्या सिर्फ ये संयोग है जो कुछ नेपाल में हम देख रहे हैं, या कहानी इससे आगे की है? क्योंकि क्या एशिया में ही जो तमाम छोटे छोटे देश हैं वो एक के बाद एक अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं? ये केवल संयोग है या यूएस चाइना वॉर का इसमें भी असर है? क्योंकि दिखाई यही पड़ता है कि जो लाल सलाम के करीब गया उसका काम तमाम कर दिया गया। लाल सलाम बोले तो चीन, जो यूएस को आंख दिखाने की कोशिश किया वो बर्बाद हो गया। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या इसमें डीप स्टेट का हाथ है, सीआईए विदेशी एजेंसियों का हाथ है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और डीप स्टेट की अचानक चर्चा क्यों बढ़ गई? सवाल यह भी कि नेपाल में एक आंदोलन होता है जो किसी की लीडरशिप में नहीं होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, समर्थन कई लोगों ने किया था, लेकिन जो हमला होता है, जो विरोध होता है वो इतना ऑर्गेनाइज होता है कि सरकार की चूल्हे हिल जाती है। क्या यह शक संदेह नहीं पैदा करता? डीप स्टेट की अचानक चर्चा इतनी तेज क्यों है? और क्या भारत के सारे पड़ोसी देशों में ऐसे आंदोलन होने के बाद भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि एक पड़ोसी पाकिस्तान का नाम हमने केवल नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि जब इमरान खान ने यूएस को आंख दिखाई थी तो कैसे उनके खिलाफ मुकदमा चला, विरोध हुआ, और फिर जनता के नेता होने के बावजूद आज वो सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। और इसीलिए आज सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या जो नेपाल में हुआ वो सिर्फ बच्चों का प्रदर्शन था, जेनजी का गुस्सा था, या जेनजी के नाम पर कोई और है जो खेल खेल रहा है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर एक बार हम स्पष्ट कर दें कि नेपाल के इस प्रदर्शन को लेकर हमारा पूरा समर्थन है। भारत में 80-90% लोगों को ओली सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। ही वॉज एंटी इंडिया। बट जिस सिस्टम से ये हुआ है उस सिस्टम को लेकर ये वीडियो बन रहा है, उस कल्चर को लेकर, क्योंकि नेपाल जल रहा है, धधक रहा है, संसद जल रही है, पार्लियामेंट से भरोसा उठ चुका है, और सवाल बहुत सारे पैदा हैं संयोग प्रयोग को लेकर। लेकिन सबसे पहला सवाल है डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट दरअसल एक साजिश सिद्धांत है जो छिपी हुई ताकतों को इंगित करता है, जैसे खुफिया एजेंसी सीआईए, गैर सरकारी संगठन एनजीओस और बड़े कॉर्पोरेट और मीडिया हाउसेस। ये दरअसल पर्दे के पीछे से सरकार को प्रभावित करती है, चुनाव में हेरफेर करती है, शासन परिवर्तन करवाती है। अमेरिका में ट्रंप के समय खासतौर पर यह बड़ा लोकप्रिय हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे यूक्रेन में 2014 का ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया में 2003 का रोज रिवॉल्यूशन, हांगकांग में 2019 का प्रदर्शन। इसमें युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया जाता है और फिर लोकतंत्र के नाम पर पीछे से विदेशी ताकत जोर लगाती है और उस देश में सत्ता पलट जाती है। अब अगर आप एशिया की बात करेंगे तो एशिया में भी यह पैटर्न लगातार दिखाई पड़ रहा है। म्यांमार 2021 सैन्य तख्ता पलट हुआ, आंग सान सू की सरकार गिरा दी गई। यूएस ने कूप के खिलाफ प्रोटेस्ट का समर्थन किया, सैन्य नेताओं पर एक्शन लगाए गए, और उस दौर में भी कहा गया कि यूएस ने लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप किया, क्योंकि म्यांमार जो है चीन के बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल था। यूएन रिपोर्ट में इसका कोई सीधा हाथ तो नहीं आया, लेकिन चर्चा हुई। यही चर्चा श्रीलंका को लेकर भी हुई। श्रीलंका 2022 आर्थिक संकट से राजपक्षे भाई भाग गए थे। आईएमएफ का रोल जो था वहां आया था। राजपक्षे साहब जो थे वो प्रो चाइना थे, उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज पर दिया था, और फिर वहीं से सारा खेल गड़बड़ाता गया और बाद में श्रीलंका में सरकार गिर गई। बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन होता है। जुलाई 2024 में कोटा प्रोटेस्ट, जॉब रिजर्वेशन को लेकर होता है। फिर फायरिंग होती है, 200 लोगों की मौत होती है, एक बड़ा जन आंदोलन बनता है। हसीना जो है वो भी यूएस को आंखें दिखाने लगी थी, और खबर यह थी कि यूएस ने हसीना पर दबाव डाला था, बात नहीं मानी। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं, लेकिन दबी छिपी जबान में लोग कहते हैं कि बांग्लादेश को भी अस्थिर अमेरिका ने किया, और आज जो वहां प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल अमेरिका की बोली बोलते हैं। नेपाल को लेकर भी यही सवाल है कि ओली साहब जो हैं वो प्रो चाइना थे। 4 सितंबर को यूएस के जो ऐप्स थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको बैन कर दिया, लेकिन चाइनीज ऐप खुला रहा। नतीजा, अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए। नेपाल बांग्लादेश 2.2 के तौर पर कहा जाता है।